नमस्ते। क्या बातें चल रही हैं? हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा सा आनंद ले लेंगे कुछ। हाँ, अच्छा। ये चीज़ तो आप क्लास के बाद में करना, क्लास के बाहर। यहाँ पे जब क्लास में बैठते हो ना, तो ये शब्दावली ओपन रहनी चाहिए, जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो याद होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि क्लास में ना बचपने की याद दिला देनी है, जो मास्टर अब बचे नहीं है वही वाले। तो यहाँ पे आपस में किसी से कोई बातचीत नहीं। और एक बात ये ध्यान में रख लो, जो आपकी बगल में बैठा हुआ है ये आपका साथी नहीं है। पता है कौन है? एक कॉम्पिटिटर है। जिस जॉब के लिए तुम तैयारी कर रहे हो ना, उस पे नज़र इसकी भी है। तो ये तुम्हारा भाई बंधु नहीं है, ये मित्र नहीं है, दोस्त नहीं है, ये सारी चीज़ जो है बाहर है। यहाँ से निकलते ही ये आपका अपना है। पर यहाँ पे जब बैठा है ना, ये आपका अपना नहीं है, ये बहुत शातिर है। ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको कुछ सीखने नहीं देगा, खुद सीख जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल एकदम कोई मतलब नहीं करो। जो भी बात भाई, बाहर बाहर जो भी बात करनी है बाहर देखना, यहाँ नहीं। समझ गए? तो यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दिया करिए। एक एक मिनट, एक एक सेकंड चुरानी है आपको। ध्यान रखिए, जिसे तुम चाहते हो उसके लिए क्या करते हो। डायलॉग समझ रहे हो? दो अर्थी बातें हैं, लेकिन दो अर्थी बातों में दोनों में ही चीजें लिखा है। जिसे चाहते हो उसके लिए क्या करते हो। वो क्यों आए तुम्हारे पास? क्या चाहते हो? जॉब चाहते हो ना? तो जॉब के लिए ऐसा क्या कर रहे हो स्पेशल, जो वो कर रहा है जिसको वो जॉब मिलेगी? तुम ऐसा क्या अलग कर रहे हो स्पेशल? समझ रहे हो ना? तो जब भी आपको जिसे भी अपना बनाना है, चाहे वो नौकरी है चाहे वो छोकरी है, ठीक है, तो उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलने का मतलब नहीं है गए पापड़ वाले की दुकान पे और बेलने लगे, मैम ने कहा है पापड़ बेलने हैं, मुहावरा है ये। तो पापड़ बेलने का मतलब है मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी है। और जब आपको वो नौकरी मिल जाएगी तो फिर छोकरी भी मिल जाती है ना, तो दूसरा स्टेप अपने आप ही आ जाता है। तो चलो देखो, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द निकालिए, अपनी शब्दावली निकाल लीजिए फटाफट से। तो आज तीसरा सेट हम पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को ये जो शब्द मिलेगा शायद दूसरे सेट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे पहला शब्द हमारे सामने दिया हुआ है सुधा सिक्त। सुधा सिक्त का मतलब होता है, सुधा माने होता है अमृत, तो अमृत से जो युक्त है उसे कहते हैं सुधा सिक्त। इसका विलोम हो जाएगा जो जहर से भरा हुआ है, यानी विषाक, यानी विष से युक्त। तो सुधा सिक्त का विलोम हो जाएगा विषाक। आगे शब्द है आय। आय का मतलब होता है आमदनी, और इसका विलोम हो जाएगा व्यय। व्यय यानी खर्चा। आगे शब्द है विघटन। विघटन का मतलब होता है तोड़ना या खंडित करना। देखो, इतने कान मेरे तेज हैं, आपस में बातें नहीं करनी हो, और यहाँ पे अगर दोहराना भी है तो तब जब मैं बोलूंगी कि मेरे साथ दोहराना है, नहीं तो सुना करो, ठीक है। आपकी आवाज मेरी आवाज से टकरानी नहीं चाहिए। तो विघटन का मतलब होता है, अब बोलो जब मैं कहती हूँ तोड़ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? संगठन। संगठन का मतलब हो गया जोड़ना। आगे शब्द है वैकल्पिक। वैकल्पिक कहते हैं जो विकल्प हो या जिसे करना आवश्यक ना हो। इसका विलोम हो जाएगा अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब हो जाएगा जिसे करना आवश्यक है। आगे शब्द आता है स्थूल काय। स्थूल काय शब्द देखो, स्थूल बनाए, स्थूल का मतलब होता है विशाल, काय का मतलब होता है शरीर। तो स्थूल काय का मतलब हो गया विशाल शरीर, और इसका विलोम हो जाएगा कृश काय। कृश का मतलब हो गया कमजोर, काय माने शरीर, तो कमजोर शरीर। अब इसको याद करने का तरीका है, अगर आपका दोस्त कोई मोटा हो तो आज से मोटा मत कहना उसको, क्या कहना? अरे तुम तो स्थूल काय हो। अब सोचेगा ये क्या बात है, क्या एक नया प्रतिमान दिया है। कोई बहुत दुबला पतला है तो उसको कहो कि क्या बात है आजकल बहुत कृशकाय होते जा रहे हो, ठीक है। तो शब्द भी याद हो जाएगा और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। आगे आता है संकीर्णता। संकीर्णता कहते हैं सिकुड़ा हुआ होना या संकुचित, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा उदारता। उदारता मतलब जो एकदम एक तरह से फैला हुआ कहे। अब ये संकीर्णता और उदारता जो शब्द है, ये दोनों आते हैं सोच के संबंध में।
जैसे मान लो कि हमारी छोटी सी सोच होती है, जैसे हम प्राचीन बातों पे लेके या रूढ़िवादी हो जाते हैं जैसे, तो उसको कहेंगे बड़ी ही संकीर्ण सोच है इसकी तो, ठीक है। और अगर कोई सबको समान लेकर चलता है तो उसको कहते हैं बड़ा ही उदार व्यक्ति है, ठीक है। आगे आता है, अगला शब्द है हमारा आगत। आगत का अर्थ होता है आया हुआ, जो बाहर से आया हुआ है या कहीं से आया हुआ है, इसका विलोम हो जाएगा अनागत। अब ये अनागत कैसे बना है, तो आगत शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है, अन उपसर्ग जोड़ा है। अन माने नहीं, आगत माने आगत, यानी जो बाहर से नहीं आया हुआ है। आगे शब्द दिया हुआ है सापेक्ष। सापेक्ष कहते हैं जो किसी का पक्ष रखता हो, इसका विलोम हो जाएगा निरपेक्ष। तो निरपेक्ष का मतलब होता है जो किसी का पक्ष न रखता हो। आगे शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा या श्लाघा, ये प्रशंसा का पर्यायवाची है और परीक्षा में आपका पूछा जाता है तो याद रख लेना। प्रशंसा, स्तुति, गुणगान, श्लाघा पर्यायवाची आते हैं, इनका विलोम हो जाएगा निंदा, ठीक है, बुराई करना किसी की। आगे शब्द आता है अनुकूल। अनुकूल कहते हैं जो हमारे अनुसार हो, और इसका विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, जो हमारे अनुसार ना हो। तो जैसे मान लीजिए दिल्ली का वातावरण आपके कैसा है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, तो हमारे प्रतिकूल हो गया है, तो हमारे अनुसार नहीं है। आगे शब्द है प्राण। प्राण का अर्थ होता है एक तरह से चेतन, ठीक है, चेतना जिसे हम कहें, इसका विलोम हो जाएगा निष्प्राण, जिसमें कोई चेतना ना हो। आगे शब्द है मुख्य। मुख्य कहते हैं प्रधान को, ठीक है, जो मुख्य होता है, इसका विलोम हो जाएगा गौण। गौण का मतलब हो गया कम प्रधान, यानी कम मुख्य या अप्रधान, ठीक है। जैसे इस शब्द का आप प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे आजकल चल रहा है ड्रम वाला बात को लेके, कि जहाँ ड्रम देखते हैं डर लगने लगता है। मुझे भी छात्र ने पूछ लिया, मैम ड्रम देखते ही डर लगता है, व्याख्या सहित समझाइए। मैं उस तरह से, तो यानी ये बात कैसे, अब सपोज करिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि देखो ये सब बातें आपके लिए गौण हैं, आप इन सब पे ध्यान न दें। तो मतलब क्या हो गया कि गौण का मतलब है ये आपके लिए किसी काम की नहीं है, बेकार हैं, ठीक है। चलो आगे शब्द आता है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना, इसका विलोम हो जाएगा व्यास या विग्रह। तो व्यास या विग्रह का मतलब होता है फैला देना या बड़ा कर देना। आगे शब्द है सुशील। सुशील, सील माने होता है व्यवहार, सु माने अच्छा, तो जो अच्छा व्यवहार होता है क्या कहलाता है, सुशील, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा दुष्शील। अब आप लोगों ने संधि पढ़ी ली है, तो संधि पढ़ने में आपको, अब देखो अब आपको शब्द में एकदम से दिखाई देगा, जैसे शब्द बना है, मूल शब्द क्या है, शील, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, दुह। दुह माने बुरा, ठीक है, और विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, तालुशा से हो रहा है, तो ये विसर्ग तालुशा में ही बदल गया। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप इनको सीख लेंगे ना शब्द निर्माण, तो शब्दों में आपको अपने आप पता चलेगा कि कहाँ पे संधि लग रही है, कहाँ पे प्रत्यय लग रहा है, क्या हो रहा है। जैसे मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा जिन शब्दों के बारे में हम जानते ही नहीं है, तो देखते ही आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे जैसे सुशील दिया है, तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये मूल शब्द है और ये यहाँ पे उपसर्ग है, तो जब उपसर्ग पढ़ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द है दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, गुरु, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा लघु। लघु माने छोटा या ह्रस्व, इसके स्थान पर अगर ह्रस्व आ जाए लघु के स्थान पर तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। शब्द है प्रसूति। प्रसूति शब्द का अर्थ होता है शिशु को जन्म देने वाली अवस्था, ठीक है। जिस समय कोई महिला शिशु को जन्म देने की अवस्था में होती है तो उसको हम कहते हैं प्रसूति। अब आपने देखा होगा अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे प्रसूति केंद्र लिखा रहता है, तो उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे गर्भवती महिलाएं ही देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद इसका विलोम हो जाएगा निवृत्ति। तो निवृत्ति का अर्थ हो गया कि जन्म देने के बाद जब वह निपट जाती है तो उस अवस्था को निवृत्ति कहा जाता है। आगे शब्द है सावधान। सावधान तो बहुत अच्छी तरह से समझते हो, इसका विलोम क्या हो जाएगा, असावधान। अब ध्यान दो, अगर आपसे किसी ने यह पूछा कि असावधान शब्द में कितने उपसर्ग हैं, बता पाएंगे कितने हैं,
दो। ठीक है, कौन कौन से? अ और स प्लस शब्द क्या था हमारा? अवधान। तो हमें पता चल गया ना, पहले इसमें हमारी क्या हो रही है? संधि हो रही है, और फिर ये उपसर्ग के ऐसे ही लग के उपसर्ग की तरह ये हमारा इसका विलोम बन रहा है। ठीक है, तो अवधान मतलब सचेत होना, और स माने साथ, तो सावधान, और सावधान का विलोम क्या हो गया? असावधान। अब अगर आपकी परीक्षा में कभी प्रश्न आए और शब्द ऐसे दिया हो कि निम्न में से वह शब्द बताइए जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगे हैं, तो असावधान किस श्रेणी में आएगा? दो उपसर्ग वाली में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऐसे ही पता चलती है। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने अभी ये आपको ऐसे बताया, अगर स्पेशल तरीके से इसे ना पढ़ाया जाए तो छात्र अपने मन में क्या सोच लेते हैं, या परीक्षा में आ गया हमको तो पढ़ाया ही नहीं गया। तो समझ रहे हैं ना आप कि पढ़ाया नहीं गया का मतलब कुछ नहीं होता है, आपको सिखा दिया कि ऐसे उपसर्ग आपको लगाना है, ऐसे उसको देखना है, ढूंढना है, तो फिर आपको अपने आप ही पता चलते हैं आधे प्रश्न। समझ गए? चलो आगे आता है अगला प्रश्न हमारा, सुलभ। सुलभ का मतलब क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त हो। देखो शब्द कैसे बनाए, लभ माने प्राप्त होना, सु माने आसान या अच्छा या बिल्कुल सही तरीके से। तो जो हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सुलभ। इसका विलोम क्या हो जाएगा? दुर्लभ। तो इसमें दुर उपसर्ग लगा है, तो दुर माने कठिनाई, जो कठिनाई से प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? दुर्लभ। ठीक है, आगे आता है शब्द अक्षर। अक्षर का मतलब देखो क्षर से बना है, क्षर में अ लगा हुआ है, अ माने नहीं, क्षर माने होता है नष्ट होना, तो जो नष्ट ना हो वो क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्षर। क्षर का मतलब हो गया नष्ट होने वाला। आगे शब्द है पंडित। पंडित का अर्थ यहाँ पर विद्वान से है, ज्ञानवान से है। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा मूर्ख। आगे शब्द आता है कुसुम। कुसुम कहते हैं फूल को, पुष्प को। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा पाहन। पाहन यानी पत्थर। अब आपके दिमाग में आएगा प्रश्न कि मैम क्या कांटा नहीं इसका विलोम हो सकता? तो हो सकता है। ठीक है, अगर विकल्प में पाहन ना देके, पत्थर ना देके अगर कांटा दे दिया तो कांटा भी विलोम में आ जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि यहाँ पर फूल का विलोम पत्थर और कांटा दोनों ही होते हैं और बराबर ही होते हैं। ठीक है, आगे शब्द है स्तुत्य। स्तुत्य का मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जाए या स्तुति की जाए। देखो ये शब्द बना है स्तुति से, शब्द है हमारा स्तुति। स्तुति से तो आप समझ लेते हैं प्रार्थना करना, और इसमें क्या जुड़ गया है? यह प्रत्यय जुड़ गया है। ठीक है, तो स्तुत्य मतलब यहाँ पे हो गया जिसकी प्रशंसा की जाए, तो इसका विलोम हो जाएगा हे। हे का मतलब होता है जिससे घृणा की जाए, या जिसकी मतलब जिसके बारे में बदनामी की जाए या बुराई की जाए। तो वैसे बुराई करना और ये वाली चीज तो हम नहीं कहते, हम उसको घृणित कह लेते हैं कि वो क्या है? घृणित है, जिससे घृणा की जाए। आगे शब्द आता है वीर। वीर कहते हैं योद्धा को, इसका विलोम हो जाएगा कायर। आगे शब्द आता है हमारा खंडन। खंडन का अर्थ हो जाएगा टुकड़े टुकड़े करना या एक तरह से विभाजित करना, अलग अलग कर देना। इसका विलोम हो जाएगा मंडन। मंडन का मतलब होता है एक जगह जोड़ देना, या पुष्टिकरण का मतलब भी होता है एक जगह करना उनको। ठीक है, एक बात पर राजी करना। आगे शब्द है अभिमानी। अभिमानी का मतलब क्या होता है? घमंडी। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा निरभिमानी। तो आपको शब्द देख के पता चल गया कि हमने निर उपसर्ग लगाया है किसमें? अभिमानी में। यह आपका आता है वर्तनी शुद्धिकरण के लिए। अक्सर छात्र इसको निराभिमानी कर देते हैं, यानी गलती क्या करते हैं? र के बाद अ वाला को सही करते हैं। तो आपको ये लगाना आना चाहिए कि अभिमानी शब्द में या अभिमान शब्द में हम निर लगा रहे हैं और र के नीचे हल है, तो ये अ इस र को पूरा करता है, तो र हमारा अ के साथ आएगा, ना कि आ के साथ। समझ गए? यानी इसमें संधि नहीं हुई है। यह किस विधि से बना है? उपसर्ग विधि से बना है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, वर्तनी में भी आता है ये शब्द। शब्द है हमारा मानवता। मानवता यानी जो मानवीय गुण होते हैं उसके लिए कहते हैं, इसका विलोम हो जाएगा नृशंसता या पशुता। आगे शब्द है रथी। रथी का अर्थ हो जाएगा जो रथ पर सवार योद्धा है उसे रथी कहा जाता है, और इसका विलोम हो जाएगा विरथी, या जो रथ पर सवार नहीं है या पैदल योद्धा को विरथी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये विलोम शब्द हैं। मैं यहाँ पे शब्द बोलूँगी, आप लोगों को उसका
विलोम बताना है। ठीक है, ध्यान से अपने दिमाग को यहाँ पे रखते हुए। तो पहला शब्द है हमारा यहाँ पर सुधासिक्त। ठीक है, बताइए सुधासिक्त। आय, विघटन, वैकल्पिक, स्थूलकाय, संकीर्णता, आगत, सापेक्ष, प्रशंसा, अनुकूल, मुख्य। पता था मुझे कि रट्टाफिकेशन चल रहा है। रट्टाफिकेशन देख के नहीं पढ़ना है, सुन के जब जवाब देना है। ठीक है, तो बताओ प्राण, मुख्य, समास, दुस्सील, लघु, प्रसूति, असावधान, सुलभ, अक्षर, कुसुम, पंडित, स्तुत्य, वीर, खंडन, अभिमानी, मानवता, रथी। हम लोग पढ़ रहे थे समास। द्विगु समास हमारा हो गया था। कर्मधारय समास। लिखिए कर्मधारय समास की परिभाषा लिखिए। कर्मधारय समास का पूर्व पद, कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण, कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्ण विराम लगाइए, सॉरी कॉमा लगाइए। देखिए ये परिभाषा आपने कहाँ देखी इससे पहले? तत्पुरुष समास में, और हमने द्विगु में भी देखा इसको। तो ये तत्पुरुष समास और द्विगु से किस प्रकार अलग है, अब इस चीज को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमा के बाद लिखिए किंतु इसके दोनों पदों के मध्य, किंतु इसके दोनों पदों के मध्य, किंतु इसके दोनों पदों के मध्य विशेषण, विशेष्य, अथवा उपमान, उपमेय, किंतु इसके दोनों पदों के मध्य विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध पाया जाता है। उपमान, उपमेय का संबंध पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। यह है कर्मधारय समास की पहचान और उसकी परिभाषा। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम विशेषण, विशेष्य क्या होता है और उपमेय, उपमान क्या होता है? हमें तो ये नहीं समझ में आएगा, तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि यह कर्मधारय समास है? तो चलिए थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाकी हम जब ये टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा, हम बोलते हैं कि उसकी आंखें मछली के समान हैं, तो शब्द बोलते हैं ना मीनाक्षी। ठीक है, या हम जैसे कहते हैं कि कमल नयन, बोलते हैं कि उसकी आंखें, उसके नयन कमल के समान हैं। तो मान लीजिए जैसे शब्द है हमारा कमल नयन, तो यहाँ पर जो नयन है ये क्या है? ये है मुख्य वस्तु यानी उपमेय, और इनकी तुलना किससे हो रही है? कमल से हो रही है, तो इनको हम कहते हैं उपमान।
अब इसी तरह से जैसे बोलते हैं कि नायिका का चेहरा चंद्रमा के समान सुंदर है। अब नायिका का चेहरा, तो हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम जो सुंदर बता रहे हैं वो किसको बता रहे हैं? चंद्रमा को नहीं, चेहरे को। ठीक है, नायिका के चेहरे को सुंदर बता रहे हैं। तो ये हो गया मुख्य वस्तु। तो जो मुख्य वस्तु होता है उसी को कहते हैं उपमेय, यानी जिसके बारे में बात हो रही होती है और उसकी तुलना जिससे हो रही होती है, उसे हम जिसके साथ उसकी उपमा कर रहे होते हैं वो कहलाता है उपमान। तो हम चेहरे की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए अगर ऐसे कहा जाए कि वो ऐसे चलती है मानो हिरनी हो, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाल के बारे में, यानी उसके चलने को। तो ये जो चलना है ये हो गया उपमेय, और इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? हिरनी से कर रहे हैं, तो हिरनी क्या हो गया वहाँ पे? उपमान। तो जब भी आपके सामने कोई भी पॉइंट आएगा तो इसको आप ऐसे समझ लो, 90% आपको हमेशा ये पॉइंट समझ में आएगा, 10% हम थोड़ा सा बचा के रखते हैं, क्योंकि हमारे जो कवि लोग हैं ना वो हर चीज़ को उल्टा कर देते हैं। उनके बारे में एक डायलॉग कहा जाता है, जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। तो इसलिए हम तो कहें कि ऐसे मान लो, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया कि मानव शरीर, मनुष्य के अंग, ठीक है, जैसे मान लो मनुष्य हो गया, मनुष्य का शरीर और शरीर के कोई भी अंग, जब भी इनके बारे में बात होगी तो वो सदैव क्या होगा? हमारा उपमेय होगा, यानी मुख्य वस्तु। ठीक है, वो सदैव क्या होगा? उपमेय। अब मानव शरीर के अंग, मानव शरीर का व्यवहार, मतलब मानव शरीर के भाव, जिसमें प्रेम, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ठीक है, ये सब भी आ जाएगा। अगर हम चिड़चिड़ेपन की बात कर रहे हैं, क्रोध की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है, या घृणा की बात कर रहे हैं, या दुख की बात कर रहे हैं, तो ये सब हमारे किस में आ जाएंगे? उपमेय में आ जाएंगे, जिनका संबंध किससे है? मनुष्य से है, और जिनको ईश्वर ने बनाया है, मतलब जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, झरने, हिरन, मछली, कमल, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, इनको जब इनकी तुलना मनुष्य के शरीर से, शरीर के अंगों से हो, या मनुष्य के स्वभाव से, व्यवहार से हो, तो जब तुलना करते हुए वो पाए जाएंगे तो वो किस में आ जाएंगे? उपमान में। जैसे मान लो हमने कहा कि क्रोध रूपी अग्नि, तो यहाँ पे क्रोध रूपी अग्नि में आप कैसे पहचानेंगे? जो क्रोध है वो क्या है? मानव का व्यवहार है, ठीक है, उसका एक भाव है। और अग्नि हम वहाँ कह रहे हैं कि क्रोध रूपी अग्नि, यानी अग्नि जो है वो ईश्वर ने बनाया है, तो यहाँ पर अग्नि जो है उपमान है। तो आपको जैसे ही ये शब्द आ गया कि क्रोध भी वहाँ है और अग्नि भी वहाँ है, तो यहाँ दोनों आपके पास क्या आ गए? उपमेय और उपमान आ गए। अब इसी तरह से शब्द हमने लिया कमल नयन, तो यहाँ पे कमल प्रकृति का बनाया हुआ और नयन मनुष्य के शरीर का अंग, तो इसमें उपमेय उपमान का संबंध हो गया। उसी तरह से अगर हमने कहा घनश्याम, तो घनश्याम हम यहाँ कह रहे हैं, घन माने हो गया बादल और श्याम माने हो गया कृष्ण, यानी मनुष्य। क्या कृष्ण क्या है? मनुष्य रूप में है। तो यानी जो कृष्ण है वो किसके जैसे हैं? बादल के जैसे हैं, तो उनको बादल के जैसा दिखाया गया है, तो यहाँ पे उपमेय उपमान का संबंध आ गया है। अब इसी तरह से मान लो ये कहा नरसिंह, बोला नरसिंह शब्द आ रहा है, नर माने मनुष्य, सिंह माने अब शेर है जो कि प्रकृति का है, तो मनुष्य और प्रकृति दोनों को एक साथ रख दिया और इससे शब्द बनाया है नर रूपी सिंह, बनता है इसका समास विग्रह। तो फिर ये हमारा क्या हो गया? उपमेय उपमान का संबंध ले रहा है अपने पास। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो जो भी अब आपको शब्द यहाँ पे दिखेंगे तो देखो, उपमेय उपमान में यहाँ पे मैंने आपको अलग कर दिया है, तो इसमें आपको समझना है। जैसे शब्द दिया है कर कमल, यहाँ कर का मतलब है हाथ। हाथ क्या है? मनुष्य के अंग, और कमल से उसकी तुलना हो रही है, कमल के समान हाथ है, ठीक है। उसी तरह से क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि दिया है, तो क्रोध के समान मतलब अग्नि के समान क्रोध यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसमें उपमेय उपमान का संबंध है। चंद्रमुख या चंद्रमुखी, ठीक है, दोनों शब्द आ जाएंगे, तो चंद्रमा से मुख की क्या हो रही है? तुलना हो रही है, तो उपमेय उपमान का संबंध है। नरसिंह, नर रूपी सिंह हो गया। विद्या धन, अब आप कहेंगे कि मैम इसमें तो कोई मनुष्य नहीं है, तो विद्या जो है वो मनुष्य का मतलब क्या है? एक गुण है कि मनुष्य ना विद्या को अर्जित करता है। अब धन, तो कुछ लोग विद्या को ही अपना धन मान लेते हैं, तो विद्या रूपी धन, तो यहाँ पर एक उपमेय है और एक उपमान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे दिया चरण कमल, तो यहाँ पे चरण आ गए अंग के रूप में, कमल से आ गया। कनक लता, अब यहाँ पे देखना लता का मतलब है यहाँ पर बेल,
और कनक उसकी तुलना सोने से की जा रही है। कनक का अर्थ है यहाँ पे सोना। तो यानी जो कनक रूपी लता, लता कैसी है, वो बेल कैसी है, सोने के जैसी है, तो जैसे सोने की लड़ी पड़ी हो। तो अब आप कहेंगे कि मैम इसका तो मनुष्य से कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए मैंने 90% कहा था, क्योंकि कवि जो है थोड़ा सा अलग ले जाता है कभी कभी उपमेय उपमान को, तो 10% में हमारे ऐसे शब्द भी आ जाते हैं। पर जब आपको ना 90% समझ में आने लगता है ना, तो वो 10% भी समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ इसकी इससे तुलना हो रही है। और ध्यान रखना, जहाँ तुलना वाला भाव आ जाएगा ना, वहाँ पे आपका उपमेय उपमान होगा, क्योंकि हम तुलना किसी न किसी चीज से तो कर रहे हैं। तो एक चीज से दूसरी की कर रहे हैं, तो एक मुख्य वस्तु हो गई और एक उसकी जिससे उपमा हो रही है वो हो गई, तो उपमेय उपमान उनमें प्रकट हो जाता है। अब जैसे कहा देह लता, अब देखना वहीं पे देह शरीर हो गया, लता तो देह रूपी लता, अब किसी के शरीर की तुलना लता यानी बेल से कर दी है, तो वहां पर फिर ये क्या हो गया, उपमेय उपमान का संबंध आ गया इसमें। जैसे वचनामृत, अब वचन रूपी अमृत, यानी अब मान लो गुरुजी लोग होते हैं तो कहते हैं हमें थोड़े से वचनामृत मिल जाते तो धन्य हो जाता जीवन। मतलब ये कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं हमें वो सुनाई दे जाए तो हमारे लिए क्या हो गया, अमृत के जैसा हो गया। तो यहाँ पे हमने अमृत की तुलना जो है वो किससे कर दी, वचनों से कर दी, तो इसमें उपमेय उपमान का संबंध हो गया। तो जब भी आपके सामने कोई शब्द ऐसे मिलेंगे जो दो हो, दो शब्दों को मिलाकर जब एक कर दिया गया हो, तो वहीं पे हमारा क्या होता है, समास हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। नरसिंह मतलब नर रूपी सिंह, एक तरह से हम नरसिंह जो शब्द बोलते हैं उन जाबाज के लिए बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा खुकार तरीके से युद्ध करते हैं, तो उनके लिए कहते हैं ये तो नरसिंह है। मतलब नरसिंह कैसे कि नर का तो रूप है उसका, लेकिन जो व्यवहार है वो कैसी है, शेर के जैसा है। जैसे शेर एक तरह से राजा होता है, तो उसके लिए हम नरसिंह शब्द का प्रयोग कर देते हैं। अब इस नरसिंह का मतलब नरसिंह भगवान नहीं है, ये बात ध्यान रखना। हम नरसिंह भगवान उनको इसलिए बोला हमने कि वो आधे मनुष्य थे और आधे सिंह के रूप में आए, तो वो नाम दे दिया गया। लेकिन यहाँ नरसिंह का मतलब है एक ऐसे योद्धा से, जैसे आला उदल जैसे योद्धाओं के बारे में आपने सुना है, या जैसे गोरा बादल के बारे में सुना है। तो वो लोग जैसे कहते हैं, गोरा बादल के लिए कहा जाता है कि उनका गर्दन भी कट गया तो फिर भी उनका धड़ लड़ता रहा काफी। तो ऐसे योद्धाओं के लिए बोला जाता है कि ये नरसिंह है, नरसिंह के समान है, यानी नर रूपी सिंह है वो। तो यहाँ पे फिर आपका वही आ जाता है, उपमेय उपमान का आ जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा मैम ये समास कैसे बनता है, तो ध्यान देना साथ में यहाँ पे मैंने इनका क्या दिया हुआ है, समास विग्रह दिया हुआ है। और जब भी आपके दिमाग में डाउट बने तो आपको हमेशा समास की परिभाषा याद कर लेनी है। परिभाषा कहती है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना ही समास कहलाता है। तो अब यहाँ पे हमारे कम से कम 3 शब्द दिए हैं, और मैंने आपको ये बात बोली थी ना कि जो हमारा जैसे दिया है 1-1, 2-2, 10-10 या बार बार या धीरे धीरे, ऐसे को समास कहते हैं लोग, लेकिन मैं उसे समास नहीं मानती। तो इसलिए नहीं मानती क्योंकि वो छोटे हुए ही कहाँ हैं, वो तो जैसे जस के तस हैं ही, जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो समास विग्रह आपका हो रहा है, उससे जो समास आ रहा है वो एक ही शब्द बन रहा है। तो ऐसे जब भी शब्द बनेंगे तो वो हमारे आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है विशेषण और विशेष्य। अब ये विशेषण और विशेष्य क्या होता है, ये बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, मैंने कहा लाल फूल, अगर मैंने एक शब्द लिया लाल फूल, तो देखो यहाँ पर जो ये फूल शब्द है ये क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लाल बताया गया है, ये इस फूल का क्या बताया गया है, रंग बताया गया है कि रंग कैसा है उस फूल का, लाल है। तो ये लाल यहाँ पर क्या है, विशेषण है। और जब किसी संज्ञा की विशेषता बता दी जाती है तो वो संज्ञा संज्ञा ना कहलाकर क्या कहलाती है, उस समय विशेष्य कहलाती है। तो इसलिए हम कह देते हैं, अगर कभी ऐसा शब्द हमारे सामने आएगा कि जैसे लाल फूल शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ विशेषण भी है और उसका विशेष्य भी है। तो जब विशेषण और विशेष्य का जोड़ा हमें मिल जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिर कर्मधारय के अंदर आता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में आपको देखना है, हम बोलते हैं जैसे पीतांबर, पीतांबर शब्द हमारा दिया हुआ है, तो जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या आता है, पीत है जो अंबर।
तो यहाँ पर जो अंबर शब्द है इसका मतलब है वस्त्र, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। और यहाँ पर इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये कैसा है? पीत यानी पीला। ठीक है, संस्कृत शब्द है, पीत का मतलब पीला होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। अब जब ये विशेषण हो गया, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया? विशेष्य। तो यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष्य का जोड़ा मिल गया, और जोड़ा मिलते ही आपको पता चल गया कि इसका प्रथम पद क्या है? पीत, और द्वितीय पद क्या है? अंबर। तो ये विशेषण और विशेष्य का जोड़ा हो गया इनमें, और विशेषण और विशेष्य का जोड़ा होने पर ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास में आ जाएगा। तो हमें और कुछ नहीं देखना, ये नहीं सोचना। आप कहेंगे कि मैम उत्तर पद प्रधान हो रहा है, तो क्या ये तत्पुरुष समास होगा? नहीं, उससे पहले तो हमको क्या दिख रहा है? उसमें विशेषण और विशेष्य दिख रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ उदाहरण दिए हैं कुछ, जैसे महाकवि, तो दिया है महान है जो कवि। तो कवि कैसा है? महान। तो विशेषण विशेष्य का संबंध है, कवि की क्या बताई गई है? विशेषता। पीतांबर, पीला अंबर। ठीक है, नीलांबर, नीला है अंबर, इसमें विशेषता बताई गई है। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है? नीला, तो इसमें फिर विशेषता बताई गई है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष कैसा है? महान, विशेषता है। वीर बाला, बाला यानी स्त्री कैसी है? वीर है, तो यहाँ पे इसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। नव युवक, नया नया है जो युवक, युवक कैसा है? नया, तो यहाँ पर नव युवक में भी विशेषता बताई जा रही है। नव गृह, नया है जो गृह यानी घर, तो घर कैसा है? नया है, तो विशेषता बताई जा रही है। तो हमें बहुत आसानी से ये पता चल जाएगा कि दोनों पदों में हमारा विशेषण विशेष्य है या उपमेय उपमान है। तो जहां पर विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोगों ने जो सीखा वो हमने क्या सीखा, तो एक बार हम यहाँ पर दोहराते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि समास हमारा 4 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सा? सबसे पहले हमने देखा अव्ययी भाव। देखो, जो मैं आज बना रही हूँ इसको आप चाहो तो रफ कॉपी पे लिख लेना, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी जो कि आपको याद रहेगा आगे। ठीक है, दूसरा था हमारा द्वंद्व समास, तीसरा था हमारा बहुव्रीहि समास, चौथा तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं हमारे, द्विगु समास और कर्मधारय समास। उतारना बाद में, पहले यहाँ पे चार्ट बनवाओ। जो यहाँ पे हमने सीखा है आप उसको दोहराओ अपने दिमाग में। अगर आप ये चार्ट अपने आप बनाओगे ना, तो अब ये जो चार्ट बनेगा ना, ये आपका चार्ट बनेगा 2 सेकंड में समास निकालें या चुटकियों में समास निकालें। फिर वो वाला नहीं रहेगा कि जिसका पूर्व पद छोटा हो और उत्तर पद बड़ा हो तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, वो वाली चीज नहीं रहेगी। तो यहाँ पे ये है वो सारणी जो आपको चुटकियों में समास सिखाता है। तो देखो कैसे, हमने क्या जाना था? अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद कैसा था? पूर्व पद था प्रधान। तो पूर्व पद प्रधान कितने समास का होता है? कितने का होता है? एक का होता है, हमने एक का पढ़ा है। तो जहां पे भी अब परीक्षा में प्रश्न आएगा कि निम्न में से पूर्व पद प्रधान किसका है, तो पहचान लेंगे। लेकिन पूर्व पद प्रधान तो होता है, पर ये जो पूर्व पद होता है ये कोई उपसर्ग या उपसर्ग प्रत्यय नहीं भाई, अव्यय शब्द यानी अविकारी शब्द हो सकता है। ठीक है, अव्यय शब्द होता है, तो ये आ गया। अब ये क्या होता है ये हम लोगों ने देख ही लिया था कौन कौन सा टुकड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने देखा था कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान, और इन दोनों पदों के मध्य किसका संबंध पाया जाता है? या तो विलोम का या तो
पूरक का या तो सहचर शब्दों का। और सहचर शब्द और ये सारी चीजें आपने जान ली थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब किसी शब्द में आपको दोनों ही मिले या तीनों ही मिले। तीनों में से कोई एक भी संबंध आ गया तो भी क्या हो जाएगा, हमारा द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमारा कौन सा पद प्रधान था? बहुव्रीहि समास में हमारे दोनों पद अप्रधान थे। दोनों पद अप्रधान। ठीक है, लेकिन ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद को अस्तित्व में लाते हैं और वो अन्य पद ही क्या होता है, प्रधान। तो बहुव्रीहि समास में सिर्फ यहाँ पे नहीं खत्म करनी है अपनी बात आपको कि दोनों पद अप्रधान होते हैं। आपको ये भी जानना है दोनों पद प्रधान तो होते ही हैं, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाते हैं और जो तीसरा पद आया है वही प्रधान होता है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में फोटो किसकी आती है, उसी तीसरे पद की आती है। अब उसके बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हमारा क्या कहता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान, इसमें कोई और पहचान नहीं है, इसमें उत्तर पद ही होता है। लेकिन मैंने आपको पहचान बताई कि अगर आपको उत्तर पद प्रधान न समझ में आए तो फिर आपको समास विग्रह पे जाके बात करनी है। तो इसके समास विग्रह में शॉर्ट में लिखती हूँ, विग्रह लिख देती हूँ ना, विग्रह से समझ जाएंगे। विग्रह के अंदर पूर्व पद के तुरंत बाद, पूर्व पद के बाद कारक चिन्ह। ठीक है, तो समास विग्रह में पूर्व पद के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कारक चिन्ह। तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद आते हैं हम द्विगु समास पे। तो द्विगु समास की परिभाषा कहती है इसमें पद कौन सा प्रधान है। ध्यान रखना, तत्पुरुष समास के नीचे आए ना तो दोनों में उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, उत्तर पद प्रधान किसमें, द्विगु में और कर्मधारय में। अब परीक्षा में कभी ये पूछ सकता है कि निम्न में से उत्तर पद प्रधान किसमें है, तो तीनों आपके आएंगे तो तीनों का ही उत्तर दिया हुआ होगा विकल्प में, उपरोक्त में से तीनों ऐसे दिया होगा। तो आपको ये याद ध्यान रखना है हमेशा कि तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय इनका उत्तर पद प्रधान होता है। फिर हम पहचान कैसे करते हैं, तो जो द्विगु है इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, उससे हमें पहचान हो जाएगी। और कर्मधारय समास में हमने देखा कि दोनों पदों में या तो विशेषण का, विशेषण विशेष्य का, या तो उपमेय उपमान का। ठीक है, या तो उपमेय उपमान का। अब ये मत कहना मैम आपने उपमान उपमेय लिखवाया था पहले, अब यहाँ पे उपमेय उपमान कर दिया। आगे पीछे चलते रहते हैं ये दोनों, कभी उपमान पहले आ जाता है, कभी उपमेय पहले आ जाता है। ठीक है, आपको बस पहचानना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कि जो कर्मधारय है उसमें जो मिलेगा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होगा, और जो हमारा द्विगु है इसके अंदर पूर्व पद संख्यावाची होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी सारणी बनी है ये आपकी सारणी ही समास की वो शॉर्ट ट्रिक है जो आपको अंत में जाननी है। तो पॉइंट समझ में आ गया, चलो पहले इसको उतार लो। फिर उसके बाद अब रह गए हैं विवाद। विवाद मतलब जिनमें विवाद पैदा किया गया है, जबरदस्ती का है नहीं। मतलब कि परीक्षा में आएंगे तो अब समस्या आएगी कि मैम इसमें क्या लिखें, तो उसको भी देखेंगे कि परीक्षा में आता है अगर विकल्प एक से ज्यादा आ जाएगा तो हमारा उत्तर क्या रहेगा। तो हमारा उत्तर रहेगा विकल्प के आधार पर। उतार लो पहले से। हाँ हाँ, अर्थात के बाद जो आता है, हाँ हाँ हाँ, वही है अन्य पद या तीसरा पद, दोनों लिख लेना। कुछ लोगों को अन्य पद समझ में आता है, कुछ लोगों को तीसरा पद समझ में आता है। ठीक है।
कोई ऐसा छात्र है जिसको ऐसा लग रहा हो कि मैम समास जो है मुझे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा है? ऐसा मतलब बिल्कुल भी कि कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या कहानी चल रही है? मुस्कुरा रहे हो, हाँ या ना बताओ मुझे। आ रहा है समझ में? अरे पवन बताएगा, पवन बताओ आ रहा है ना समझ में? पहचान हो जाएगी। तो मैं कुछ शब्दों को देख लूँ यहाँ पर। चलो ये उतारो जरा, एक वो क्वेश्चन आंसर की सीट देख के आती हूँ मैं एक मिनट। क्या हो गया? मैं कह रही हूँ कचरिया बेचनी शुरू कर दी मैंने। ये देखा, मैं क्लास से निकल गई, आपस में बातें शुरू हो जाती है। पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं था। एक बात बताओ, देवरानी जेठानी हो क्या आपस में? आप ये ऐसा काम तो वो करती हैं महिलाएं, जैसे ही थोड़ा सा मिल जाए बता रही और क्या हुआ, कैसे तेरी सास ने क्या कहा, उसने ये सारी बिल्कुल ऐसे ही आप माहौल पैदा कर देते हो। मुझे हंसी आती है। हाँ क्या पीछे रह गए? करना है, अभी नहीं तो किया था। चलो लो। क्या बात है, मतलब सच में मेरे हंसने की कितनी चिंता है ना मेरे छात्रों को। चलो, तुम लोग ऐसे कहते हो, लेकिन ये भी तो देखो कि मुझे इन हरकतों पे गुस्सा भी आता है। हंसी वसी नहीं आती, गुस्सा आता है मुझे। हम जिस उम्र में आ जाते हैं ना यहाँ पे, जिस उम्र में अभी मैं चल रही हूँ, इस उम्र में आने के बाद ना इंसान की हंसी गायब हो जाती है। फिर वो जब हंसता है ना, बस ऊपर से हंसता है, अंदर से नहीं हंसती है चीजें। ऐसा होता है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा। जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ अपने छात्रों को कि अपने अंदर का बच्चा कभी मत मरने देना। होता ऐसा है कि जब हम इस उम्र तक आते हैं ना, तो हमारे साथ ना हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो एक मतलब दबाव डालते हैं ना, जीवन साथी, जीवन साथी चाहिए एक। और ये जो जीवन साथी नाम का जो प्राणी आपके साथ चिपक जाता है ना, ये तुम्हारे अंदर के बच्चे को ना कत्ल कर देता है, एकदम पूरी तरह से खत्म। अब ये देखो, मतलब मतलब ये ऐसे करता है कि अगर साथ में है, आप अगर हंस लिए, देखो हर व्यक्ति का ना एक चेहरा होता है अलग, सबके सामने। एक बहुत खूबसूरत सी लाइन कही है किसी लेखक ने कि हर व्यक्ति
हर समय, हर स्थान पर, हर किसी के सामने एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हर जगह चलता रहता है, अलग अलग उसका स्वभाव अलग होता है, और वो अगर हर जगह एक जैसा हो जाए तो फिर तो मतलब वो पागल होता है, फिर वो इंसान ना पागल होता है, उसे हम पागल कहते हैं, क्योंकि उसी में समझ नहीं होती किसके सामने कैसा व्यवहार करना है। अब मान लो कि आप लोगों के सामने मैं हूँ, तो आप लोग मुझे क्लास में जो पा रहे हो, शायद मैं घर पे वो नहीं हूँ। मैं जब घर पे रहूंगी तो हो सकता है मैं अपने भाई के सामने बहुत ज़्यादा एकदम से खड़ूस वाली दीदी हूँ कि अगर मुझे वो दिख जाए थोड़ा सा भी करते हुए तो इतनी ज़ोर से चिल्लाती हूँ उस पर, निखिल क्या कर रहे हो तुम, फिर वो एकदम से डरेगा। तो आप उस समय अगर आप मुझे देखोगे तो कहोगे कि अरे मैम तो कैसे कैसे डरा रही है, कैसे कर रही है। वहीं अगर मैं अपने मम्मी पापा के सामने हूँ तो वो चाहे कितना भी खिटर पिटर कर रहे हो, मेरे कान पे जू नहीं रेंगती। समझ रहे हो मतलब इसका मतलब कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कह रहे हैं, क्योंकि अब उनको जवाब दे के भी क्या करूँगी मैं, बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, वो चाहे कुछ भी बोलें, हाँ 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 हाँ, वो वाली चीज़ रहती है। अब आप लोग अपना कुछ दुखड़ा सुनाओगे तो आप लोगों को कुछ बड़े की भांति में कुछ समझा भी सकती हूँ। घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पता है कि इनका दुखड़ा बस सुन लेना है, कोई सलाह नहीं देनी है, क्योंकि सलाह दी तो तुम वहीं पे फंस जाओगे। तो अलग अलग इंसान अलग अलग चलता है, तो वही चीज़ होती है। और फिर जो मैंने बात कही जीवन साथी वाली, उसके सामने तुम अपनी कुछ इच्छाएं रख दो, ये क्या मतलब होता है, तुम्हारी चीज़ें पूरी की जाएंगी, मतलब हम अपनी जिंदगी ना जिए, बस तुम जो चाहोगी वही होगा। भाई 24 घंटे में 24 मिनट के लिए तुम अपने जीवन साथी से कोई उम्मीद रख लो कि भाई ये भी हमारे जैसा काम कर ले। आजकल के लोगों में ये बड़ा मतलब अजीब सा एटीट्यूड हो गया। मैं कहती हूँ मैं सुबह में 9 बजे घर आ जाती हूँ, शाम को 8 बजे घर जाती हूँ, इतना लंबा टाइम नहीं मिल रहा भैया तुम्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए। सोता भी है घर जाके इंसान फिर थोड़ा बहुत, तो ऐसा है ना, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आने के बाद फिर थोड़ा बहुत दिन आप क्या करोगे, झक मारोगे, यार क्या है, या चीज़ें सुधार लो, कर लो, नहीं करो, फिर नहीं करते तो फिर क्या होता है, आप न्यूट्रल हो जाते हो। फिर एक ऐसा समय आता है कि कोई आपकी मर्जी करे तो भी ठीक, कोई आपकी मर्जी ना करे तो भी ठीक, आपके मन का हो रहा है तो भी ठीक, आपके मन का नहीं हो रहा है तो भी ठीक। और फिर आप क्या सोचने लगते हो, भगवान की दी हुई ये ज़िंदगी है, हम इसको अपने हाथों से ले नहीं सकते, जीना तो पड़ेगा ही। तो फिर आराम से जीने लगते हैं। फिर आपके क्रोध, आपकी खुशी, आपकी घृणा, आपका प्रेम, आपका दुख, आपका दर्द सब इक्वल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ भाई बच्चे को बचाए रखना। आप कहेंगे मैम ने इतनी सारी बातें बता दी हैं। चलो देखो, कुछ कुछ प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे बताया, अब थोड़े विषय से अलग हट गए, मत छेड़ा करो भाई। कभी कभी ऐसा होता है ना, दिल में दबे हुए जख्म निकल जाते हैं। और देखो, अगर आपको जानना भी है, मान लो कुछ, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से आपको भी जीवन में कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जब क्लास का अंत हो रहा होता है ना, तब आप कहना, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं पढ़ाते समय नहीं कभी अपनी लाइफ से संबंधित चीज़ें बातें नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे क्लास ख़त्म होती है तो क्लास बंद हो जाएगी ऑनलाइन, और फिर ऑफलाइन वाले फिर चाहे आप कितनी देर आप मुझसे पूछो मैं आपको बता दूंगी। तो क्योंकि मैं बहुत सारी बातें ना ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहती, मैं पता होता है मेरे पापा भी देखते हैं, उनको हर क्लास देखनी है, फिर कहेंगे तुम कोई ऐसी बातें बोल दी है मन से निकल गई तो कहेंगे तुम अपने मन में ये सब दबा के रखते हो। ठीक है, तो चलो देखो। तो ये सारणी आप लोगों ने जो अभी बनाई है तो लिख ली ना, समझ में आ गई। अब पहले मैं ना इसको हटा ही देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को करने हैं अब, पर उससे पहले हम अपनी उसको फाइनल कर लेते हैं जो सीट है हमारी, ठीक है। अब आते हैं, कर्मधारय हमारा हो गया, तो हमें समास के बारे में पता चल गया कि 6 पॉइंट हमारे ये होते हैं। अब आती है यहाँ पे समस्या। समस्या क्या आती है कि आप ये कहेंगे कि मैम कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं जैसे दशानन शब्द है, तो ये बहुब्रीहि समास में भी आ रहा है, लेकिन दशानन शब्द को जब हम शकल से देखते हैं तो हमको पूर्व पद इसका संख्यावाची लग रहा है, तो क्या इसमें द्विगु समास की संभावना है? तो हाँ, उसमें द्विगु समास भी है। क्यों?
अब कैसे है, तो द्विगु समास की पूरी परिभाषा वो अपने अंदर लेकर चलता है। जैसे उसका आनन शब्द यानी उत्तर पद उसका प्रधान होता है। जब हम बोलते हैं दशानन तो हमारे दिमाग में फोटो बनती है आनन यानी मुख की, कि मुख कितने 10, तब जाके संख्या बनती है। तो अब अगर आपको ये पता है कि दशानन का मतलब है रावण, तो आपके दिमाग में अर्थात पद में रावण की फोटो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ऐसे देश से आते हैं जिसमें रावण के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है और आप हिंदी सीख रहे हैं, आपने 10 का मतलब 10 जाना है और आनन का मतलब मुख जाना है, तो जब आप इस शब्द को पढ़ेंगे 10 आनन, तो आपके दिमाग में जो फोटो बनेगी वो 10 मुख की बनेगी। तो यानी अर्थात पद तो नहीं आ रहा, तो इसमें फिर क्या आ रहा है, तो इसमें आ रहा है उत्तर पद प्रधान हो रहा है और पूर्व पद संख्यावाची आ रहा है। तो इसके अनुसार आप कहेंगे कि इसमें तो द्विगु होना चाहिए। तो फिर जब ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए, अब क्योंकि दोनों परिभाषाएं इसमें आती हैं और दोनों ही समास इसमें होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आप सब्जेक्टिव एग्जाम लिख रहे हैं तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आप पहले देंगे कि दशानन शब्द में बहुव्रीहि समास है तथा इसका उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें द्विगु समास भी उपस्थित होता है। तो यह आपका पूरा हो गया। लेकिन आपके विकल्प में तो दो ही, मतलब जो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, एक ही देना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले बहुव्रीहि लगाएंगे, क्योंकि वह नाम जो है किसी व्यक्ति का नाम है। तो अब आप कहेंगे कि मैम फिर हमको इस बारे में कैसे पता चलेगा, तो इसके बारे में आपको ऐसे पता करना है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम उसके शरीर के अंगों के आधार पर, जैसे दशानन या षडानन, ठीक है, या चतुर्भुज या पंचानन या जैसे अष्टभुज, इस तरह से अगर नाम दिया है उसके शरीर के अंगों के नाम पर या उसके अस्त्र शस्त्र के आधार पर, जैसे चक्रपाणी, वज्रपाणी, ठीक है, या उसने कोई काम किया है, या ऐसी जैसे गिरिधर यानी गिरी को धारण किया तो उसके काम के आधार पर, या शब्दाया जैसे हम कहते हैं महिषासुर मर्दनी बोलते हैं, तो महिषासुर को मारने वाली, अर्थात कौन है महिषासुर मर्दनी, दुर्गा है। तो ऐसे नामों से जितने भी नाम बनेंगे उन पे सबसे पहला अधिकार किसका होगा, बहुव्रीहि का होगा, चाहे उसमें कोई सी भी परिभाषा आपकी उत्पन्न हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर विकल्प में बहुव्रीहि ना मिले तो फिर आपको दूसरी परिभाषा की तरफ जाना है कि अब इसमें कौन सी परिभाषा लागू हो रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया पहला। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आजकल आपकी परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं कि समास विग्रह आपका परिवर्तन करके देते हैं। और समास विग्रह कैसे परिवर्तन करके देखते हैं, तो जो आप मार्केट की कोई भी किताब उठा के देखेंगे तो जो आपका कर्मधारय और द्विगु समास और बहुव्रीहि में जिन शब्दों में आपस में टकराव होता है, तो वो उनकी व्याख्या जब करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। तो जब भी आप किसी भी किताब को उठा के देखना तो हर किताब में ऐसे दिया हुआ है, जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको दिखाऊं यहाँ पे, कि जैसे घनश्याम शब्द है हमारा, तो इसकी व्याख्या दी है वह जो घन के समान श्याम है, अर्थात कृष्ण। तो जब ऐसे लिखा है कि वह जो घन के समान श्याम है, ऐसे आएगा तो उसमें बहुव्रीहि समास होगा। और जब ये ऐसे लिखा हो कि घन के समान है जो श्याम, तो उसमें कर्मधारय समास होगा। तो ऐसे किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। मैंने जो आपको तरीका बताया है वैसे चलना है आपको, ठीक है, समास विग्रह से नहीं। आप ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि जब आपके सामने घनश्याम शब्द आया कि घनश्याम में कौन सा समास है, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि आपका दिमाग कौन से समास विग्रह को उत्पन्न कर रहा है, ये वाला कि घन के समान है जो श्याम, या ये वाला कि वह जो घन के समान है श्याम? कोई सा भी कर सकता है। तो आप कैसे बताओगे फिर परीक्षक को कि भाई हमारे तो मान लो उसमें बहुव्रीहि आपको विकल्प लगाना था, आपके दिमाग में आ गया कि घन के समान है जो श्याम, आप कर्मधारय लगाया है, तो वहां पे आप कैसे उसको बताओगे परीक्षक महोदय को कि हमें तो बहुव्रीहि नहीं लगाना था, हमें तो कर्मधारय लगाना था? तो इसीलिए आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो जाते हैं। और यही कारण, ये पॉइंट है समास न समझ में आने का, वरना समास बहुत आसान है। तो अब इस पॉइंट को आप कैसे यूज करेंगे वो मैं बता रही हूँ। उससे पहले जितने भी शब्द हैं, जैसे मान लो सामान्य तौर पे आया कि घनश्याम में कौन सा समास है, एक विकल्प दिया है आपका बहुव्रीहि, एक विकल्प दिया है कर्मधारय, दोनों में है आपका घनश्याम।
तो आप पहले क्या देखेंगे कि घनश्याम पे पहला अधिकार बहुव्रीहि का है, क्योंकि अर्थात कृष्ण है वो, ठीक है। तो बहुव्रीहि का है तो आप बहुव्रीहि लगा के आएंगे, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर विकल्प में बहुव्रीहि नहीं दिया तो कर्मधारय लगा के आएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पर अब इसका क्या महत्व है? तो इसका महत्व ये है कि जब एक से अधिक समास वाले शब्दों में आपका समास आएगा तो आजकल ना ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि वो ना समास विग्रह करके आपको देता है और तब पूछता है कि इसमें बताओ इसमें उत्पन्न होने वाला समास कौन सा है। तो आपको इसके लिए इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा कि जब ये ऐसे कहे कि वह जो घन के समान श्याम है, बस वो इतना ही आएगा, अर्थात कृष्ण, ये तो मैंने आपको याद करने के लिए दिया है, तो इतना आएगा, वह जो घन के समान श्याम है, तो आप लगाएंगे बहुव्रीहि। और अगर ऐसे लिखा हो कि घन के समान है जो श्याम, तो आप क्या लगाएंगे उसे? कर्मधारय। तो ऐसे ही जैसे कमल नयन का हो गया, महादेव का हो गया, नीलोत्पल का हो गया, लंबोदर का हो गया, रक्तलोचन का हो गया। इसके अलावा कोई और भी मिलेंगे तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, तो पॉइंट कर लीजिएगा, जब ये वह से शुरू हो ना, वह जो ऐसे करता हुआ, वह जो या जिसका या जिसके, जिन्हें, ऐसे करके, तो वहां पे आपको लगा देना है बहुव्रीहि। और जहां पे ऐसे हो लास्ट में है जो है, ये वाला, जिसमें आपको है जो मिल जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय। तो ऐसे आपको इसको लगाना है, ये बात ध्यान रखें। उसके बाद कुछ समास हमारे होते हैं जिनमें बहुव्रीहि से टकराव दिगु का होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है, जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन में वह जिसके तीन लोचन अर्थात शिव, तो ये तो बहुव्रीहि हो गया। अब वहीं पे आ जाए तीन लोचन वाला या तीन आंखों का समूह है जिसको, ऐसे आ जाए, तो इसमें आपको क्या अंतर करना है? तो इसमें आपको अंतर करना है कि जिसमें समूह शब्द जुड़ जाए या समाहार शब्द जुड़ जाए वो आपका क्या हो जाएगा? वो दिगु वाला हो जाएगा। और जिसमें फिर से ऐसे ही लिखा हो जैसे कि पांच हैं आनन जिसके, तो ये जो जिसके वाला आए अर्थात से पहले, तो वो आपका क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो इसमें आएगा या तो ये रहे वाला वाली ऐसा शब्द आ जाएगा, या समूह का जुड़ा हुआ होगा, या समाहार लिखा हुआ होगा, तो वहां पे आपका दिगु आ जाएगा। तो ये इनमें अंतर करते हुए आपको समास विग्रह को ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद नोट लिखा हुआ है आपका, देखो, दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन धर्म की दो शाखाओं के नाम हैं जो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखे जाते हैं। इन्हीं के आधार पर कुछ लोग पीतांबर, नीलांबर, बाघांबर आदि में कर्मधारय समास होता है के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ लोग इन तीनों में क्या करते हैं? बहुव्रीहि लगाते हैं। अगर आपकी परीक्षा में आए यदि विकल्प में बहुव्रीहि समास एवं कर्मधारय समास दोनों हो, तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि समास रखकर आ जाना। किनके साथ? पीतांबर, नीलांबर और बाघांबर शब्द के साथ, ठीक है। चलो, उसके बाद कुछ परीक्षाओं में आपका जो पॉइंट आता है एक समास के बारे में आता है। ये कुछ नहीं, आपकी अध्यापक वाली परीक्षाएं हैं, बस मैं नाम बता देती हूँ। अध्यापक वाली परीक्षाएं जितनी भी है, टेट वाली जितनी भी आती हैं आपकी, ठीक है, हर स्टेट की, उसमें इसमें एक आता है न्याय तत्पुरुष समास, ठीक है। अगर विकल्प में न्याय तत्पुरुष समास हो, किनके उदाहरण, जो ये उदाहरण दिए हैं, अकर्म, अगोचर, अछूत, अकाल, अचेतन, अनजान, अनदेखा, अनादि, अधीर आदि जैसे शब्द आपके आए, ठीक है। और देखो इनमें कैसे, ये आप कहेंगे मैम इनके अलावा आ गए, तो कह रहा है यहाँ पे जिसका प्रथम पद निषेधवाचक हो, और निषेधवाचक में कौन सा उपसर्ग? अ या अन उपसर्ग, समझ गए? अ और अन उपसर्ग की बात हो रही है, केवल और केवल आ की नहीं। कभी आप आजीवन में भी पहुंच जाएं इस चीज को लेकर, ठीक है। तो अ और अन उपसर्ग जिसमें लगा होता है तो उसको न्याय तत्पुरुष समास के अंदर इसको रख दिया जाता है, लेकिन ये तब लगाना है जब विकल्प में दिया हो, और अगर विकल्प में ना दिया हो तो नहीं, अव्ययी भाव समास, क्योंकि ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। ये एक वो कहते हैं ना घोटाला कर दिया है किताबों ने, इसको सुधारा नहीं है। संस्कृत से जो परंपरा है वो चली आ रही है अभी तक इसमें, तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर विकल्प में न्याय समास भी उपस्थित होगा तो आप उसे लगाएंगे, और न्याय अगर नहीं है तो अव्ययी भाव समास के अंदर रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, तो यहाँ पे आपका समास समाप्त हो गया, और समास से संबंधित जो प्रश्न है वो हल करने हैं आपको, देखो कैसे करोगे। चलो, अगला प्रश्न यहाँ पे, पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है।
हाँ जी, क्या क्या थोड़ा तेज बोलो। जो लास्ट वाला बनाया है ना न्याय, क्योंकि उपसर्ग है तो अव्ययी भाव लगाना है, ठीक है, उसमें उपसर्ग होने के कारण वो अव्ययी भाव है और पूर्व पद है। चलो बताओ वशीकरण में कौन सा समास है, सुनो। अब आपको क्या करना है, अभ्यास पुस्तक तो आप लोगों के पास होगी, घर जाके अभ्यास पुस्तक में अभ्यास करना, और मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रश्न बता रही हूँ कैसे हल करना है। जब आप समास के प्रश्न हल करने चलते हैं तो कैसे प्रश्न आप हल करते हैं ये आप लोगों को यहाँ पे सीखना है। अब जैसे आपके सामने लिखा है वशीकरण में कौन सा समास है, आप मुझे बताइए कि जब आपके सामने प्रश्न आता है तो आप क्या सोचते हैं। आप ये खोजने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन सा समास है, देखें कौन सा आ रहा है, फिर आप कैसे खोजते हैं। मुझे पता है कि अभी आप वही ढक के 3 पात हो, भले ही मैंने आपको कितना समास पढ़ा दिया है, आप चलोगे अपने ही तरीके से जैसे चलते आए हो। कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा कि दिगु होगा कि कर्मधारय समास होगा कि बहुब्रीहि होगा, ऐसे सोच रहे होंगे। लेकिन आपको कैसे करना है, आपके पास ना 6 पॉइंट है, ठीक है। 6 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो है अव्ययी भाव का जिसमें पूर्व पद क्या है, कोई उपसर्ग या अव्यय है। दूसरा आपके पास है द्वंद्व समास जिसमें विलोम पूरक या सहचर है। तीसरा है बहुव्रीहि अर्थात पद है जिसमें, और चौथा है तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान, अगर उत्तर पद न समझ में आए तो पूर्व पद के तुरंत बाद कारक चिन्ह है उसमें, ठीक है। और तीसरा चौथा पांचवा आपका आता है दिगु यानी पूर्व पद संख्यावाची है, और छठा आता है आपका विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान। ये 6 पॉइंट आपके सामने हैं, तो विकल्प पे आ जाओ सीधा। आपने यहां देखा कि वशीकरण यानी वश में करना, आपने इसको एक समास विग्रह अपने दिमाग में लगा लिया। तो बताइए यहां पर हम देखेंगे बहुव्रीहि समास, वश में करना अर्थात कोई पद निकल रहा है नहीं तो काट देंगे। वश में करना, वश में और करने में क्या कोई विशेषण विशेष्य है नहीं, क्या उपमेय उपमान है नहीं, तो कर्मधारय कट जाएगा। क्या संख्यावाची है पूर्व पद नहीं, उत्तर आ गया। वश में पहले भी पूर्व पद के आपको पूर्व पद के तुरंत बाद में कारक चिन्ह दिख रहा है तो भी आपको पता चल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अनायास। अनायास का मतलब होता है अचानक से हो जाना, ठीक है। कहते हैं अरे कुछ नहीं बस अनायास एकदम हो गया, मतलब अचानक से हो जाना। तो अचानक जो शब्द है, अनायास जो शब्द है, ये एक क्रिया विशेषण है। मैं आपको हिंट दे रही हूं अगर आपको याद है तो, ये एक क्रिया विशेषण है। तो बताइए क्रिया विशेषण होने पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं, इसमें क्या लगा है, अन प्लस आयास में। आयास का मतलब होता है पता हो, अन माने नहीं, वही तो होता है अचानक, ठीक है, जो अचानक हुआ, जो पता नहीं है। तो ये अनायास से इसमें जो पूर्व पद है वो क्या है, हमारा अन है। तो अन उपसर्ग लगा है तो अव्ययी भाव हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूर्व पद कोई संख्यावाची नहीं तो दिगु कटेगा, अन और आयास में कोई द्वंद्व नहीं है, ठीक है, विलोम पूरक नहीं है, और यहाँ पर ये भी नहीं है तत्पुरुष, ठीक है। तो आपका उत्तर आ जाएगा। आगे तीसरा, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, बताइए। कर्मधारय का, दिगु का, तत्पुरुष का। तो आपको पता है कि कर्मधारय दिगु जो हैं ये दोनों के दोनों किसके भेद हैं, तत्पुरुष के, तो यानी सभी का। गुण दोष में कौन सा समास है, आपको पता चला गुण दोष का यानी गुण का विलोम दोष है। बिल्कुल विलोम सोचते ही सीधा आपके दिमाग में आएगा कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व, ठीक है, विलोम का संबंध आ रहा है। आगे देखेंगे, घनश्याम कमल नयन में कौन सा समास है। तो देखो विकल्प दिया है, दिगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय। अब आपको पता है घनश्याम का मतलब अर्थात कृष्ण, और कमल नयन का अर्थात राम। बहुब्रीहि होना चाहिए लेकिन विकल्प में नहीं है, तो कमल नयन उपमेय उपमान, घनश्याम उपमेय उपमान के चलते इसे हम किस में रखेंगे, कर्मधारय में। समझ में आ गया। चलो
जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं क्या हो जाएगा? पवन, कौन सा होगा? द्वंद्व होगा ना, दोनों समास प्रधान। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तसल्ली से प्रश्न पूरा पढ़ लेने दो, अति उत्साही मत बनो। हाँ, अति उत्साही बनोगे पता चले अभी धराशायी हो गए तो रिलैक्स, है ना। ज्यादा खुशी, कहते हैं ज्यादा खुश हो जाए, हद से ज्यादा खुश होने वाला भी चीज भी ना कभी कभी गड़बड़ कर देती है। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? सोचो कि पूर्व पद है इसका क्या? हमारा उपसर्ग, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। तो आराम से पता चल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष। पथ से भ्रष्ट, यानी पथ के तुरंत बाद हमें से कारक चिन्ह मिल जा रहा है, तो तत्पुरुष समास हमारा इसमें हो जा रहा है। चाहे बाकी आप क्रॉस विधि करके भी आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलो, महादेव चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि व तत्पुरुष, देखो दो दो दिए हैं इसलिए ज्यादा तेज ना बनो। बहुव्रीहि व कर्मधारय, कर्मधारय व बहुव्रीहि, द्वंद्व व बहुव्रीहि। अब देखो यहां पर ऐसे तो देखेंगे तो दोनों में क्या है? बहुव्रीहि है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है महादेव, तो हमें पता है ये अर्थात शिव आ रहा है यहाँ, और इसमें क्या आ रहा है? कृष्ण आ रहा है। तो देखो इनमें कौन सा ऐसा समास है जिसमें दो समास होने की संभावना है? तो आपको पता है कि चक्रपाणी तो हमारा एक ही है जो कि क्या है? हमारा बहुव्रीहि है। लेकिन जो महादेव है इसमें हमारा विशेषण और विशेष्य का संबंध रखने वाला है, तो इसमें कर्मधारय भी है। तो बस आपको इसी से चलना है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि है, तो देखो अंत में बहुव्रीहि कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों कट गए। अब देखेंगे क्या द्वंद्व है? तो इसमें द्वंद्व नहीं है, कट गया, उत्तर हो जाएगा। गड़बड़ कर दी थी ना पहले ही बोल के, मैंने कहा था अति उत्साही मत हो, आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, इसलिए ध्यान रखना। तो ये अगर प्रश्न इस तरह से आएगा तो आपको समझ गए ना, ठीक है। चलो, इंद्रजीत में कौन सा समास है? बताओ, इंद्रजीत में कौन सा समास है? टीवी वगैरह देखते हो? जो धारावाहिक वगैरह आए हैं, रामायण महाभारत देखिए? नहीं देखी? देखी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी लॉकडाउन में बैठ के क्या किया था, फिर दोबारा देखी थी ना। ये बताओ, सिर्फ देखी, कुछ सीखा, सुना, कानों में कुछ पढ़ा, कुछ घटनाएं आपने जानी? इंद्रजीत अर्थात मेघनाद। मेघनाद ने एक बार इंद्र को अपने वश में कर लिया। ये कहानी सुनी है आप लोगों ने? रावण ने जब सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने ही वश में कर लिया था, तो जब उसका पुत्र पैदा होने वाला था तो उसने कहा सारे ग्रह नक्षत्रों मैं बताऊंगा कहाँ कौन किस स्थिति में रहेगा, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ, तू यहाँ बैठ। पूरी ऐसी स्थिति, ऐसे नक्षत्र बनाए कि जिस नक्षत्र में जो भी वीर पैदा होगा उसे कोई हरा नहीं सकता, ताकतवर। तो जब मेघनाद को पैदा करते समय उसने पूरा नक्षत्र बना लिया, उस नक्षत्र का प्रभाव ये पड़ा कि उसे कोई हरा नहीं सकता था। बस जो त्रिदेव है ना आपके त्रिदेव ना हर चीज से ऊपर माने गए हैं। तो अब रावण को तो खैर कोई हरा ही नहीं सकता था, लेकिन जो मेघनाद था उसका बेटा भी ऐसा ही हुआ, तो उसने अपने घमंड में नहीं, अपनी ताकत में आके इंद्र को बंदी बना के रख लिया। और जब इंद्र को बंदी बना लिया तो देवताओं का जो साम्राज्य है वो तहस नहस होने लगा। तो फिर जो भगवान ब्रह्मा जी हैं वो आए मेघनाद के पास और उन्होंने कहा कि इंद्र को छोड़ दो। तो उसने कहा ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, कुछ तो ऐसा बताओ ना, इसको तो मैंने कंट्रोल किया है, इसको तो मैंने हराया है, कुछ तो ऐसा मेरे लिए करो जो मुझे ये संसार हमेशा याद रहे।
तो ब्रह्मा ने कहा कि इंद्र का अपमान करने के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा अगर मैं तुम्हारा नाम इंद्रजीत रख दूं और यह संसार तुम्हें इंद्रजीत के नाम से बुलाएगा, तो जब भी कोई तुम्हें इंद्रजीत कहेगा तो हमेशा ये पता चलेगा कि तुमने इंद्र को हराया है। तो वो इस उपाधि को लेकर खुश हो गया और उसने इंद्र को छोड़ दिया, तो तब मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रहा। तो इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ है, यानी इंद्र को जीतने वाला। तो कौन सा समास बनेगा? कहाँ, इसीलिए जो भी कुछ देखते हो ना टीवी पे, तो कुछ से कुछ पढ़ने वाली चीजें भी सीख लिया करते हैं ना। तो कौन सा आएगा? बहुव्रीहि। पर अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ना। चलो अगला प्रश्न बताओ, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय। बहुत आसानी से आप इसे बता देंगे। चले आगे, मुख दर्शन में कौन सा समास है? अब योजक चिन्ह मत खोजना, योजक चिन्ह खोजते हैं आज भी, योजक चिन्ह नहीं खोजना है। मुख दर्शन यानी मुख के दर्शन, तो मुख के दर्शन है तो क्या होगा? तत्पुरुष। मुख के दर्शन उत्तर पद प्रधान हो रहा है इसमें। आगे आता है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? हैं? ये धर्म आपने उपसर्ग कब से पढ़ लिया? अव्ययी भाव समास कहने वालों, ये तो तब हाल है जब मैंने स्पेशल इस शब्द को कल की क्लास में बताया था, है ना। अगर मान लो मैं छोड़ देती तो पता नहीं राम जाने क्या करोगे आप लोग, हैं। ये क्या बताया था आपको कि ये कैसे बना है आपका? धर्म प्लस अधर्म से कौन सी संधि हुई है? इसका अ और ये अ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ, दीर्घ संधि हो रही है तो शब्द बना है धर्माधर्म। धर्म का विलोम अधर्म, अधर्म का विलोम धर्म, तो विलोम आ रहा है तो कौन सा समास? कभी कभी मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का, भूल जाते हो। हाँ, गौरी शंकर में कौन सा समास है? वैकल्पिक द्वंद्व। इसमें तो द्वंद्व का भेद है। बहुव्रीहि, इतरेतर द्वंद्व, समाहार। अच्छा, ये मत कहो पता नहीं है। देखो, 3 भेद मिलेंगे आपको पदों में, विलोम, पूरक और सहचर। आपको क्या बताया था? जब भी आपको इनका भेद करना है, वैकल्पिक कौन सा? व से वैकल्पिक, व से विलोम। तो वैकल्पिक द्वंद्व किसमें मिलेगा? जिनमें आपस में विलोम होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि गौरी और शंकर विलोम है एक दूसरे के। मैंने आपको कहा स्त्रीलिंग वाले पद और पुल्लिंग वाले पद जब भी आपस में आएंगे वो कभी एक दूसरे के विलोम नहीं होंगे, वो क्या होंगे? पूरक होंगे। तो इसका मतलब वैकल्पिक कट गया। अब गौरी शंकर जो है, गौरी माता और शंकर दोनों का नाम एक साथ है तो अर्थात पद नहीं निकल रहा है, तो बहुव्रीहि नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया था समाहार होता है सहचर शब्द। सहचर और समाहार दोनों एक जैसे ही तो हैं, और कितना सरल चाहिए आप लोगों को। तो सहचर शब्द, तो क्या ये सहचर शब्द है साथ चलने वाले? नहीं, तो ये क्या है? पूरक हैं, तो समाहार कट गया। अब पूरक बचा, पूरक शब्द में ही क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व होता है। समझ गए? अब गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा, और ये मत कहना कि पता ही नहीं है। पढ़ने के बाद ना ये नहीं कहना चाहिए। चलो, अब पता चल गया, घर जाके प्रैक्टिस करना। द्विगु समास नहीं है ये पूछ रहा है। विकल्प है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, पढ़ो आराम से। पवन पढ़ो जल्दी। त्रिलोचन, द्विवेदी, नवग्रह, नवरात्रि, नवरत्न, पंचवटी, नववधु, सप्तरंग, चौराहा, और सभी में द्विगु समास है। हाँ, डी डी कह रहे हो? बताओ सभी में कहने वाले कितने? हाँ, द ग ग, अच्छा तुम्हारा ग है, और डी में कितने लोग हैं? घ में। ऑनलाइन वाले छात्र जल्दी से बताओ, बता।
फिर से टाइम दे रही हूँ, देख लो। वैसे यहां पे रखना चाहिए एक डंडा। फिर से सोच लो। याद रखना, आने वाली परीक्षाओं में यही स्तर होने वाला है आपके प्रश्नों का। अभी तक जिनमें इतना उछल रहे थे, अति उत्साही बन रहे थे, वो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे। ये है मेरा बनाया हुआ, और अभी तक मेरे बनाए हुए क्वेश्चन में ही अटके हो तुम लोग, जो मैंने बनाए थे कि हाँ ठीक है। और वो भी मैंने सोच के ऐसा बनाया, जब मैं देखती हूँ मैंने, अगर बच्चा मेरे इस पॉइंट को याद रखेगा तो 1 सेकंड में निकाल देगा, वो वाला लॉजिक रखते हुए बनाए। देखो, द्विगु समास नहीं है जब ये पूछा जाए, मतलब जिसमें पूर्व पद संख्यावाची नहीं है। त्रिलोचन 3 संख्यावाची तो कट गया, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। नवरात्रि 9 अब लेकिन पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि दिगु नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसमें दिगु है तो ये कट गया। द्वेदी में 2 दिगु कट गया। नवग्रह 9 ग्रह 9 हो गया तो ये कट गया, तो यानी इसमें दिगु है, तीनों में दिगु है। नवरात्रि 9 तो संख्या आ गई इसलिए कट गया। नवरत्न 9 रत्न है, संख्या आ गई, कट गया। पंचवटी 5 कट गया, यानी इसमें भी दिगु है। नववधु, नव माने नई, यहाँ पे 9 नहीं है। नई वधु, यही कौन सा हो गया, कर्मधारय। वधु कैसी है, नई, विशेषता बताई जा रही है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें दिगु नहीं है, तो यही है। समझ गए, समझे? तो हाँ जी, हाँ त्रिलोचन भी है, भगवान शिव के लिए आता है, ठीक है। द्वेदी में नहीं होता, इसमें आता है त्रिलोचन में, लेकिन त्रिलोचन में बहुव्रीहि है तो दिगु भी है, लेकिन नववधु में सिर्फ और सिर्फ कर्मधारय है। चौराहा में भी 4 रास्ते, तो चौ माने 4 हो गया ना पूर्व पद। अरे इसमें सारे दिगु हैं, इसमें सारे दिगु हैं, बस एक छोड़ के, ये कर्मधारय है। तो जिसमें ये कर्मधारय आ गया वही विकल्प हो गया आपका। उसने पूछा ये है कि नहीं है। हाँ, हे भगवान, मैं क्या करूं इन बालकों का, सच में ही ना कुटने वाले काम कर रहे हैं ये नवग्रह, जो ग्रह नक्षत्र है उनकी बात हो रही है, और ये ग्रह, ये है घर। समझ गए? ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है आप लोगों की, मुझे पता है कि आप करेंगे, जानबूझ के मैंने ये दिया शब्द, क्योंकि आप ये करोगे गलतियां। आपको ये अंतर ही नहीं पता कि ग्रह और ग्रह में क्या अंतर है, वहीं पे गड़बड़ आ जाएगी, फिर बाद में कहेंगे मैम समास नहीं आता। आता सब कुछ है, आप समझ रहे हो ना, मैम ने सब कुछ पढ़ाया, आपने पढ़ा नहीं। ठीक, चलो। कौन कह रहा क्वेश्चन गलत है? चलो देखो, कर्मधारय समास है, जिसमें बताना है कर्मधारय समास है। घनश्याम, पीतांबर, नवयुवक, सचिपति, कुसुमसर, मयूरवाहन, चक्रपाणी, निशाचर, शैलनंदिनी, सभी में बहुव्रीहि समास है। ये आप लोगों की बहुत मतलब एक आदत होती है, पहले जैसे ठोकर लगती है तो दूसरे वाले में भी ठोकर लगने, अगर वहां सभी हो जाता तो यहाँ भी सभी करते। देखो, घनश्याम अर्थात कृष्ण, पीतांबर, अगर हम इसको, पीतांबर क्या है, अच्छा ये कह रहा है कर्मधारय समास पूछ रहा है, हम तो बहुव्रीहि समास की बात कर रहे हैं ना, सभी में बहुव्रीहि समास है, ये पॉइंट दिया है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर। चलो देखो, कर्मधारय, इसमें घनश्याम में कर्मधारय है, लेकिन अर्थात कृष्ण भी है, और पीतांबर, पीतांबर में कर्मधारय है, लेकिन हमारी परीक्षाओं के हिसाब से इसमें क्या होता है, बहुव्रीहि भी होता है, पर अभी हम रुकेंगे। नवयुवक, नवयुवक यानी नया युवक,
तो अब हमसे कह रहा है कि कर्मधारय है, तो हमें यहाँ पे मिल गया कि इसमें भी कर्मधारय है और इसमें भी कर्मधारय, भले ही बहुब्रीहि है दोनों में, लेकिन इसमें तो पूरी तरह से कर्मधारय है, तो हमें तीनों में कर्मधारय मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सचीपति अर्थात इंद्र, इंद्र की पत्नी है सची, याद कर लो ना, पर्यायवाची कह रहे पता नहीं। कुसुम सर माने बाण, कुसुम माने फूल, फूल के बाण हैं जिसके पास, अर्थात कामदेव। ठीक है, अर्थात कामदेव। मयूर वाहन, मयूर का वाहन है जिसका, अर्थात कार्तिकेय। तो तीनों में बहुव्रीहि है। ठीक है, चक्रपाणी अर्थात कृष्ण, निशाचर अर्थात राक्षस, शैल नंदिनी, शैल माने पर्वत, नंदिनी माने पुत्री पार्वती। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बहुव्रीहि आ रहे हैं और एक प्रश्न कह रहा है कि सभी में बहुव्रीहि समास है, तो हमें यहाँ पर, अरे प्रश्न कर रहा है कर्मधारय समास है, तो इसे तो हम वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने वो रखा ही नहीं है, वो प्रश्न तो कर्मधारय पूछ रहा है, ये तो हमको टरकाने के लिए किया है, हमको फंसाने के लिए बोला है। प्रश्न को हमेशा इस बात पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कट गया, तो इसका मतलब अब हमें इन तीनों में से ही चुनना है कि कहाँ पे हमारा कर्मधारय आ रहा है। तो इनमें से किसी में कर्मधारय नहीं है, इनमें से किसी में कर्मधारय नहीं है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा ये एकदम से शुद्ध कर्मधारय है, इसमें भी होता है कर्मधारय और इसमें भी होता है कर्मधारय, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऐसा प्रश्न है जो आपके 10 मिनट खा जाएगा। हाँ, क्या मतलब, क्या ये 2 क्वेश्चन क्या कर दिए? अरे नीचे वाले वो इसलिए काटे क्योंकि वो बहुव्रीहि समास हैं और वो पूछ क्या रहा है? कर्मधारय, उनमें शुद्ध बहुव्रीहि है ना, ऑप्शन नहीं बताओ इसमें। अभी तक तो बड़े उछल रहे थे आप लोग कि हाँ समास आ गए आ गए आ गए, चलो बताओ आप जल्दी से। कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, या इनमें से कोई नहीं? तुम लोग जरूर मेरी नाक कटवाओगे मुझे पता है। ये बताओ, मैं क्यों कहती हूँ आप लोगों को कि दिमाग ना चाचा चौधरी के बराबरी चला लो। आप ये देखो कि आपके पास प्रश्न संख्या याद रखना 17 है ना, ये सारणी है। ये जो प्रश्न है अभी, ये आपका आया था 2013 या 14 में, ये आपका प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस में। ठीक है, यूपी पीसीएस का ये प्रश्न है आपका। तो अब आप अपने जरा समास को जरा थोड़ा गौर से देखिए कि यहाँ पे हम देखते हैं अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। इन दोनों का उत्तर पद प्रधान है, तो उत्तर पद प्रधान जो परिभाषा है वो तत्पुरुष समास की है। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास जिस शब्द में है, अगर उसमें कर्मधारय समास आ जाता है तो कर्मधारय समास के कारण, यानी यहां आने के कारण, उसमें तत्पुरुष समास भी हो जाता है। समझे इस बात को? क्योंकि इसका उत्तर पद प्रधान है, और उत्तर पद प्रधान किसका होता है? तत्पुरुष का होता है। समास कोई ऐसा खेल नहीं है। समास, सच बताऊं, ये तो हंसने वाली बात है कि आप लोगों से मैं कह रही हूँ नहीं समझ में आ रहा। समास सच में ही बहुत एक, हमारा जो टॉपिक है वो ऐसा है कि जो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता। पर ध्यान रखिए, अगर आप परिभाषाओं से इधर उधर भी गए तो आप भटक जाओगे, लेकिन अगर आप परिभाषाओं को पकड़ के रखते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स सब अपने आप समझ में आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, अब मैं आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर करवाने से पहले आप लोगों से एक दूसरा प्रश्न करती हूँ, आपको मुझे बताना है उस प्रश्न को। तो ये प्रश्न है, चलो एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न है,
ताजमहल कहाँ है? पहला विकल्प है भारत, दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, तीसरा विकल्प है आगरा और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। बताइए उत्तर क्या होगा इसका? आगरा क्यों? उत्तर प्रदेश में नहीं है या भारत में नहीं है? बताओ, मजाक वाली बात नहीं है, सीरियसली बताओ, कौन जवाब देगा इस बात का? अरे इसका उत्तर आगरा ही है। जब ये आएगा इसका उत्तर क्या लगाओगे? आगरा ही लगाओगे। क्यों? क्यों? क्योंकि जो उसके नजदीक है, ज्यादा नजदीक है, उसको बताएंगे। तो यहाँ पे ताजमहल जो वो कहाँ है? भारत के प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एक नगर में, नगर क्या है? आगरा। तो यहाँ पे जब तीनों दिए हैं तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? आगरा। अब मान लो कि आगरा नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयागराज। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? अब इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश हटा के अगर यहाँ हम लिख दें दिल्ली, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत। और ये बताओ मुझे, अगर ये भारत हटा के अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, हमारा देश कौन से महाद्वीप में पड़ता है? एशिया में है ना। अगर मैं एशिया लिख दूं तो इसका उत्तर क्या होगा? समझ गए? अब तो अब बताओ, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ठीक है। तो क्योंकि इसमें ना तो बहुब्रीहि ऑप्शन में ना ही कर्मधारय, तो कर्मधारय किसका भेद है? तत्पुरुष का। अगर तत्पुरुष ना होता तब हमारा इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है। तो तीसरा जो पॉइंट है, ये जब ये प्रश्न आया था, इस प्रश्न का उत्तर तत्पुरुष समास आया। आंसर की 3 बार रिवाइज हुई थी, तीनों बार इसका तत्पुरुष समास आया और लोगों ने ये कहा कि पता नहीं क्या, कैसे, मतलब ये कैसे प्रश्न दे दिया है ये नहीं। तो जब ये प्रश्न मेरे पास आया था तो फर्स्ट टाइम मुझे भी ये लगा कि हाँ गलती तो हुई है कुछ, लेकिन फिर जब किताबों में इसे पढ़ा और जब इसे गौर से बार बार पढ़ा तब ये समझ में आया, क्योंकि आयोग जो है वो कभी एक्सप्लेन नहीं करता। तब ये बाद में समझ में आया कि क्योंकि ये तत्पुरुष समास के उपभेद हैं, इसलिए ये तत्पुरुष समास का हिस्सा बन जाता है। ठीक है। चलो अब इसमें आगे प्रश्न कर दो फटाफट से। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? अब देखो यहाँ पे, अब ये बोलोगे कवि श्रेष्ठ, तो ये होगा कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, कवियों में श्रेष्ठ, इसकी जो व्याख्या होगी वो ये होगी। कई बार हमारे छात्र ये सोच लेते हैं कि श्रेष्ठ तो इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी होगा अगर ये यही उल्टा हो जाए कि श्रेष्ठ कवि हो जाए, श्रेष्ठ कवि, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि विशेषण जो होता है वो पहले आता है तो पहले लगेगा। तो यहाँ पे हो गया श्रेष्ठ कवि, यानी जो क्या है? श्रेष्ठ कवि, एक जिसको बोल रहे हैं, और यहाँ पर कवि श्रेष्ठ, तो इसमें कवियों में श्रेष्ठ, तो इसका समास विग्रह चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होगा? द्विगु, क्योंकि प्रथम पद पे जो है वो संख्या द्विगु में होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु। सन्मार्ग में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष या बहुब्रीहि?
बताओ कौन सा होगा? देखो ये शब्द बना है सत प्लस मार्ग से। इस सत का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। और अच्छा अपने आप में क्या है? एक विशेषण। याद करो पहला दिन मैंने आप लोगों को ये पॉइंट समझाया था कि अगर सज्जन शब्द आ जाए तो सज्जन शब्द में सत उपसर्ग होने के बावजूद भी वो किस में रहेगा? कर्मधारय में रहेगा, क्योंकि सत का अर्थ यहाँ पर क्या है? अच्छा, यानी वो विशेषण है। और यहाँ पे मार्ग संज्ञा का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें संधि लगी है, आपको पता है ना, त का मेल पंचमाक्षर से हो रहा है तो त अपने पंचमाक्षर में बदल जा रहा है, तो इसलिए सतमार्ग जो है वो सन्मार्ग हो गया है। और सन्मार्ग का मतलब है अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमेशा सन्मार्ग पर चलो, मतलब अच्छे रास्ते पर चलो, तो यहाँ पे रास्ता क्या है? संज्ञा, और अच्छा उसका क्या है? विशेषण। तो संज्ञा और यानी विशेषण और विशेष्य का इसमें क्या आ रहा है? इसमें दोनों में विशेषण और विशेष्य का संबंध आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय। ये आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है, याद कर लो। अगला और लास्ट, धक्का मुक्की में कौन सा समास होगा? कौन सा होगा बताओ? अरे धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? सहचर शब्द है, तो सहचर शब्द किस में आता है? द्वंद्व में आता है। योजक चिन्ह से मत करना बच्चा, योजक चिन्ह से नहीं। धक्का मुक्की सहचर शब्द है, सहचर शब्द द्वंद्व में आता है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि समास में आप लोगों को दिक्कत होगी? देखो जो भी दिक्कत आनी थी वो यहीं आ गई। जो मैंने यहाँ पे बताया है वो जानबूझ के बताया, क्योंकि आप लोग डाउट लेके आते हो बाद में। अब आपको जो भी मिलेंगे ना प्रश्न, सारे आपको सरल ही मिलेंगे, जैसे आपको शुरुआत में मिले थे 2-4। तो जो कठिन थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए। अब उन कठिन को दिमाग में रखते हुए आप जब अगर मिलेंगे तो उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हाँ जी, परमानंद में परम प्लस आनंद है, तो परम माने श्रेष्ठ, जिसे हम बोलते हैं आनंद, तो ये उसका विशेषण ही है, तो कर्मधारय हो गया। आपको बस ऐसे ही खोजना है। ऐसे कहते हैं जैसे कितना कठिन हो, तो देखो तो सही उसको। हाँ, बहुब्री नहीं है, वो मिस्टेक है। हाँ, ना 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 ना, बहुब्री नहीं है। परमानंद का कोई अर्थात पद है तुम्हारे पास? नहीं, तो बस।